वेलकम बैक। यूपीएससी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आपके बीच टेस्ट सीरीज की क्लास ऑर्गेनाइज की जा रही है आपके भारी डिमांड पे, और ये बताते हुए मुझे प्राइड फील हो रहा है कि आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए 20 जीएस का और 10 सीसेट की, जिसमें पर टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन का बैंक आपको जीएस का मिल जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देंगे यूपीएससी का तो 100 में से 30 से 35 क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज से होंगे। ये मेरा दावा है, वादा है। तो कल हम लोग यहाँ 12वें क्वेश्चन तक जो है पढ़े थे। अब ये नेक्स्ट उस सीरीज का 13वां क्वेश्चन आप देखिए। कह रहा है, मेक अ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन कथनों का अध्ययन करिए, विचार करिए। तो कह रहा है कि इंडस एंड जेनेटिक गैंगेटिक प्लेन्स, जेनेटिक लिख दिया, गैंगेटिक है। तो इंडस एंड गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया इज मेड विथ एलुएबल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जिसको हिंदी में कहते हैं, कंटेनिंग सॉइल एंड सैंड। सिंधु और जो गंगा का जो आसपास का इलाका, ये नदी है, नदी के दोनों तरफ के जो इलाके होते हैं, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से फर्टाइल होते हैं, हो जाते हैं, जिससे उस पर फसल जो है अच्छी तरीके से, अच्छे यील्ड और अच्छी क्वालिटी और अच्छे क्वांटिटी में पैदा होती है। तो वहाँ पे सॉइल एंड सैंड लेके आती है, बात सही है। दूसरा कह रहा है, पेनिनसुलर प्लेटोज आर मोस्टली इन सदर्न इंडिया विच इज़ हाईएस्ट अप टू 1250 1250 मीटर। ये बिल्कुल सही है। ये भी पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार जो है मोस्टली सदर्न इंडिया में है, जिसकी हाइट 1250 मीटर तक है, बात सही है। तीसरा कह रहा है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाली एंड अजंता हिल्स आर मेनली लोकेटेड इन पेनिनसुलर प्लेटू। प्रायद्वीपीय पठार जो सेंट्रल इंडिया का है, ये सब जो है विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये सब वहीं पे है जो सेंट्रल प्लेटूज हैं, इंडिया का जो बीच वाला हिस्सा, एमपी, राजस्थान, यूपी का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ का कुछ, झारखंड का, वो है पेनिनसुलर। तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि हाइट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इज 610 एंड 1220 मीटर। ये भी सही है। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की जो मोस्टली हाइट है वो 610 और 1220 मीटर है। तो इसमें जो है 1 2 3 4, ये डी आंसर इसका सही है। 14वां देखिए, ये कह रहा है कि कौन सा जो है पेयर, ऑप्शन में ए बी सी डी जो दिया हुआ है वो सही है। तो 14वां क्वेश्चन की बात अगर आप करें तो इसमें आपको मैच करना, पिग्मी एक जनजाति होती है अमेजन बेसिन लाइक रेड इंडियन, अमेजन बेसिन की तरफ रहती है, और इस रेड इंडियन के जैसा जो है इनका कलर होता है, लाइक रेड इंडियन। आप रेड इंडियन नहीं है, रेड इंडियन कुछ और कंसेप्ट है। बोरो भी एक जनजाति है जो कांगो बेसिन और पेड़ों पे घर बना के रहती है। वो बोरो अफ्रीकन कंट्री में है। सकाई भी एक जनजाति है जो मलाया पेनिनसुला में रहती है दुनिया में। किर्गिस्तान में रहती है, और माओरी न्यूजीलैंड में रहती है। तो ये सब पिग्मी, बोरो, सकाई, किर्गिज, माओरी, ये जनजातियां हैं देश दुनिया की, इंडिया की जनजाति नहीं है। इसलिए जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई होगी या पढ़े होंगे। तो इसका आंसर 1 ये है, A1 B2 C3 D4, ये जो सामने लिखा है वो करेक्टली है, और उसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनग्रोव्स। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड shrubs that live in the coastal intertidal zone
ये सही है। दे प्रोवाइड नेचुरल इंफ्रा एंड प्रोटेक्शन टू नियर बाई पॉपुलेटेड एरिया बाई प्रिवेंटिंग इरोजन एंड एब्जॉर्बिंग अ स्टॉर्म थिंग इम्पैक्ट ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन। दे आर नेचुरल हैबिटेट फॉर फिशेज, दे ग्रू एट द एजेज ऑफ द डेल्टा। ये चारों सही है। इसके बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं, इसलिए बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए 16वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि रिगार्डिंग एमएमएलपी। एमएमएलपी आपको पहले शायद बताया था हमने, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है ये? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बेसिकली लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जहाँ पे वस्तुओं को ट्रांसशिप, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जहाँ पे वस्तुओं को स्टोर किया जाता है, ट्रांसशिप किया जाता है, या वहाँ से अनलोडिंग और लोडिंग की एक्टिविटीज़ की जाती है, उस एरिया को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। ये कह रहा है कि इट इज़ ए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वेयर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड अदर एलाइड एक्टिविटीज टेक प्लेस। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि गवर्नमेंट्स गति शक्ति स्कीम बेसिकली promote serial number 1 above and try to bring private player under this scheme to cut down logistic cost of products। ये भी हम बता चुके हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम होगा जब आप जो है बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क खोलेंगे, तो उसके कंट्रीब्यूशन से लॉजिस्टिक कॉस्ट जो रिड्यूस होगा और जिससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा देश का और आपके पास आमदनी आएगी। वो तीसरा कह रहा है कि ड्यू टू हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट और प्रोडक्ट गेट्स कॉस्टलियर एंड डू नॉट compete इन ग्लोबल मार्केट रिजल्टिंग बैड इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट। ये भी सही बात है जो हम अभी बोल रहे थे आपको। देयर इज कंसेप्ट ऑफ 3PL 4PL टू बूस्ट एंड मेक कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड इनहेंस एक्सपोर्ट। ये 3PL 4PL क्या होता है ये जान लीजिए। 3PL या 4PL, तो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है। 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, और 4PL मीन्स फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। 5PL भी होता है। तो ये क्या है? मतलब ये है कि आपका सामान है, आप डिस्पैच करने के लिए आपको ये सामान भेजना है यहाँ से यहाँ, तो आप डायरेक्ट जो है किसी के पास जाते हैं कि भाई मुझे यहाँ से ये सामान भेजना है। ये तीसरा आदमी बैठा हुआ है जो आपका सामान ट्रांसपोर्टर हो सकता है। तो ये जो आदमी है वो थर्ड पार्टी हो गया, और आपने इसको सामान दिया, ये यहाँ भेज देगा और आपको बता देगा कि भाई इनको बोल देना कि रिसीव कर ले। ये हो गया थर्ड पार्टी। अब फोर्थ पार्टी में क्या होगा कि ये थर्ड पार्टी के नीचे एक आदमी काम कर रहा होगा, और वो कैसे काम कर रहा होगा कि इसके लिए माल जो है लाता होगा मार्केट से पकड़ पकड़ के। जिनको भी सामान भेजना इसके पास आएगा, इसके पास डायरेक्ट कोई संसाधन नहीं है। ये जो है थर्ड पार्टी वाले से कहेगा इससे कि यार ये सामान भेजना है, कहाँ से कहाँ जाना है, तो जो बताएगा वहाँ से, मान लीजिए एक्स से वाई जाना है, तो ये उसके साथ टाई अप करा देगा। इतना सा फर्क है। क्लियर है? तो इसमें जो है चौथा भी सही है। तो इसका सही आंसर 16वें का ए, 1 2 3 4 सारे सही है इसमें। आगे चलिए। ये थोड़ा टेक्निकल है और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसलिए इसको जो है डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कह रहा है कि मैच कराइए कि कौन कौन किसके साथ जो है मैचिंग इसका हो रहा है। तो कह रहा है ICD या DCD, ये क्या चीज़ होता है? ये होता है डोमेस्टिक कंटेनर डिपो या इनलैंड कंटेनर डिपो। ICD इनलैंड हो गया, DCD
डोमेस्टिक हो गया तो इंटरनेशनल कंटेनर डिपो जो देश से बाहर एक्सपोर्ट के लिए जाता है, और डोमेस्टिक कंटेनर डिपो वो होता है जो फॉरेन भेजने के लिए कंसाइनमेंट बुक नहीं करता है, वो घरेलू भारत से भारत में ही। तो ये क्या है, नॉन गवर्नमेंट गुड्स हैंडलिंग साइटिंग ना, ये है ऑनिंग कंटेनर्स एंड रेक्स प्राइवेटली, नहीं ये भी नहीं है। दिस इज ए प्लेस वेयर कंटेनर कार्गो डील्स, 3 नंबर जो है ये प्राइवेटली इसके साथ है। तो कि दिस इज ए प्लेस वेयर कंटेनर कार्गो डील्स, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि ड्राई पोर्ट क्या है, तो ड्राई पोर्ट इज ए प्लेस अवे फ्रॉम कोस्टल बेल्ट एंड वर्क एज पोर्ट। सूखा बंदरगाह, तो सूखा बंदरगाह कहाँ होगा, जहाँ पानी नहीं होगा, तो ये प्लेस अवे फ्रॉम कोस्टल बेल्ट एंड वर्क एज ए पोर्ट, तो उसको बोलते हैं ड्राई पोर्ट। चौथा कह रहा है, नहीं तीसरा ये पीएफटी जो लिखा है यहाँ, ये कायदे से जाना चाहिए वहाँ, ये यहाँ पे है, ये यहाँ नहीं है। थर्ड के लिए कह रहा है कि एक पीएफटी क्या है, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल है, नॉन गवर्नमेंट्स गुड्स हैंडलिंग साइटिंग है। तो तीसरा का ए हो गया, इसका 3 हुआ था, ड्राई पोर्ट का 4 हुआ, और 3 का 1 हो गया, 2 बचा है। उसके बाद कह रहा है हब एंड स्पोक इन लॉजिस्टिक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये 5वां नंबर, कलेक्शन ऑफ गुड्स एट वन एंड एंड डिस्ट्रीब्यूट एज पर रिक्वायरमेंट। तो हब स्पोक का मतलब क्या होता है, साइकिल का जो पहिया होता है, आप समझ लीजिए वहीं से ये शब्द आया है हब। हब ये होता है साइकिल के पहिए में, और ये हब जो है इस फ्रेम को, तिल्ली जिसे कहते हैं आप लोग, स्पोक्स, उससे जोड़े रहता है। तो सेम चीज़ है ये, हब एंड स्पोक्स इन लॉजिस्टिक। तो मतलब क्या है कि एक सेंट्रलाइज हब है और उसके साथ जो है ये सब जुड़े हुए हैं, यहाँ से जहाँ भी माल भेजना होता है भेज देता है। तो इसका होगा चौथे का 5वां, कलेक्शन ऑफ गुड्स एट वन प्लेस एंड ऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट एज पर रिक्वायरमेंट। 5वां क्या है, प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर, पीसीओ। ये मुझे लग रहा है गलत खुल गया ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच दिख रहा है, जो करेक्शन किया था वो वाला नहीं खुला है लग रहा है। चलिए प्राइवेट कंटेनर थोड़ा सा इसमें वो जो है टाइपिंग एरर इधर से उधर, इसको साइज ठीक से नहीं किया है। प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑनिंग कंटेनर एंड रेक्स प्राइवेटली। पीसीओ जो होता है वो एक प्राइवेट पार्टी होती है जो अपने पोजेशन में कंटेनर्स खरीद के रखती है, और जो यूजर है उसको चार्ज लेके उसको हैंड ओवर करती है, उसका वही काम ही है। और ये पीपीपी मॉडल ऑफ जीसीटी, ये है इंटरिंग प्राइवेट प्लेयर इनटू एमएमएलपी। प्राइवेट प्लेयर जो आ रहे हैं गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में, उनको बोलते हैं पीपीपी मॉडल ऑफ जीसीटी। आगे चलिए, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, ये इसको ध्यान दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बर्निंग इसलिए क्योंकि इस पर जो है काफ़ी काम होने की उम्मीद जगी है। गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड इलेक्ट्रिक हाईवे बिटवीन दिल्ली मुंबई वेयर व्हीकल्स विल गेट पावर फ्रॉम ओवरहेड वायर्स। ये टोटल नया कंसेप्ट लाया मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने, और इसको जो है आप
समझिए कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि दिल्ली से मुंबई के बीच जो हाईवे है, दिल्ली से मुंबई के बीच जो हाईवे है, उस हाईवे पे सरकार जो है क्या प्लान कर रही है। जैसे आप रेलवे ट्रैक देखते होंगे, रेलवे ट्रैक के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन वायर चलता है पैरेलल, इलेक्ट्रिक वायर है। सेम चीज़ जो है रोड पे करने का प्लान कर रही है। तो आपको डीजल पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एंटीना ट्रेन की तरह जो है उससे सटा रहेगा, बिजली उससे आपको मिलती रहेगी और आपका ट्रक बस चलता रहेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में और अच्छी चीज़ है, बहुत सारे फ़ायदे हैं उससे। कार्बन एमिशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज, गर्मी नहीं बढ़ेगी, प्रदूषण नहीं होगा, फास्ट गाड़ियाँ चलेंगी, रोड व्हीकल्स, उनको रिफिलिंग के लिए टाइम ख़राब नहीं होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसका जो लोड फैक्टर है वो ज़्यादा होगा, वो उस स्पीड पे उतनी क्वांटिटी को ढो पाएगी जितनी क्वांटिटी को वो उस स्पीड पे डीजल पेट्रोल से नहीं ढो पा रही है। फ़ायदे बहुत है, इतना फ़ायदा हमने बताया। तो गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड इलेक्ट्रिक हाईवे, देख लीजिए ऐसे बनाने की प्लानिंग कर रही है सरकार। वो दिन दूर नहीं है कि जब रोड पे जो है दिल्ली बॉम्बे के बीच जो है बड़ी गाड़ियों के लिए होगा, छोटी गाड़ियों का तो एंटीना नहीं उतना जाएगा, वो हैवी हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए है। एक नंबर सही है। दूसरा कह रहा है कि दिस कंसेप्ट इज बेसिकली प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी टू सेव आवर अर्थ एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, ये भी सही है। टू अवॉइड पोल्यूशन अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक इथेनॉल, मेथेनॉल एंड ग्रीन हाइड्रोजन टू बी प्रमोटेड, ये भी सही है। इंडिया नीड्स ट्रेंड ड्राइवर्स ऑफ हैवी मोटर व्हीकल एज देयर इज डिमांड ऑफ 20,000 ड्राइवर एज ऑन डेट, ये चारों सही है और ये बहुत काम का स्टेटमेंट है। ये आपके मेंस में कहीं परिवहन और लॉजिस्टिक का क्वेश्चन आएगा तो सरकार द्वारा क्या नीति बनाने की बात की जा रही है, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। आगे चलिए। ये कह रहा है कि ज्योग्राफी बेस्ड स्मार्ट स्पीड वार्निंग सिस्टम क्या है। पहले तो गुप्ता जी आप देखिए कि आपने इसका नाम सुना भी है कि नहीं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से ले आते हैं फिर ये, तो यही फ़र्क है। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेवलप्ड बाय इंडिया एंड मिनिमाइज रोड एक्सीडेंट विच विल अलर्ट द ड्राइवर ऑन द बेसिस ऑफ रोड इंफ्रा एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन टू अवॉइड स्पीड। समझ रहे हैं। ये अपने तरीके का भारत द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा जो है वार्निंग सिस्टम है जो रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए ड्राइवर को अलर्ट करेगा कि आपकी गाड़ी जो चल रही है वो आगे ट्विस्ट मोड़ आने वाला है, गदर फिल्म वाला मोड़, रास्ते में एक मोड़ आया, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि रोड पतली है, रोड कितनी चौड़ी है, समतल है या टेरेन उसका ख़राब है, और मोड़ है, कर्वेचर है कि क्या है। ये सब सूचना जो है ड्राइवर को पहले दे देगा। वो मोड़ आने से, वो ख़राब रोड आने और उसकी चौड़ाई कम होने की सूचना वो पहले ही दे देगा, तो ड्राइवर साहब अलर्ट हो जाएंगे। ये है। तो इसका सही आंसर है ए। अब बाकी बी सी डी तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि ओवर स्पीडिंग प्रिवेंशन डिवाइस विच वर्क ओनली इन हिली टेरेन टू अवॉइड ओवर स्पीडिंग, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है ए आंसर सही है और सी जो है ये भी गलत है और डी भी गलत है। अब ये लास्ट क्वेश्चन 20वां है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि आप इस स्टेटमेंट्स को पढ़िए और ध्यान दीजिए। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.5% ऑफ अर्थ्स वाटर एंड मोस्ट ऑफ इट्स फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। कह रहा है कि फ्रेश वाटर जो है 2.5% ही जो है पृथ्वी के वाटर का है और मोस्टली जो है ग्लेशियर और आइस कैप्स के रूप में जो है
दिखाई पड़ता है, 20वां नंबर। दूसरा कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा के द्वारा एज पर लोकल कंडीशन लेक्स एंड रिवर गेट फीड एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर एंड रिटर्न टू द एयर बाय एवापोरेशन, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ग्लेशियर एंड रिवर बेसिन आर यूजफुल नेचुरल यूनिट फॉर वाटर मैनेजमेंट, ये भी सही है। सैलिनिटी ऑफ ओशियंस आर अकर ड्यू टू वेरियस स्पेसीज लिविंग इनटू इट विच इज इम्पॉसिबल टू फिल्टर इनटू फ्रेश वाटर। ये देखिए, ये एक सैलिनिटी की बात कह रहा है कि उसमें जो प्रजातियां रहती है समुद्र में, उसके वजह से सैलाइन हो जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है। सैलिनिटी ऑफ ओशियन आर अकर ड्यू टू वेरियस स्पेसीज लिविंग इनटू इट, ये गलत है भैया, उसके वजह से नहीं होता है समुद्र का पानी की उसमें स्पेसीज रह रही हैं। समुद्र का पानी खारा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? नदियों के द्वारा लाया गया जल, जिसमें सैलिनिटी की मात्रा अधिक होती है, माने वहाँ पहुँचने के बाद तो जो पानी वो समुद्र में आता है वो कहाँ से आता है? वो सब वर्षा के द्वारा ही जाके उसमें शुरू से भर रहा है ना, तभी तो धीरे धीरे वो सैलाइन हो जाता है। चूँकि आप जो भी कंज्यूम करते हैं, जो भी वेस्टेज है, जो भी केमिकल्स हैं, वो सब आप ओपन में डालते हैं, वर्षा होता है, वर्षा के साथ वो पॉइजन केमिकल्स जो है बह के नदी में चला जाता है और नदी से समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्र का पानी खारा होने के कारण मेन ये होता है। अब आप सोचेंगे कि भाई खारा होता क्या है? खारा होने का बेसिक रीज़न ये है जो हमने बताया। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आपसे रूबरू होते हैं। तब तक आप एंजॉय करिए, प्रीसा IAS ज्वाइन करिए और अपने भाग्य को, अपने भविष्य को संवारिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।